आज हम राजस्थान के भूगोल में आगे का पढ़ रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान राजस्थान राज्य भारतीय गणतंत्र का एक राज्य है, अतः देश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। यद्यपि राजस्थान आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य है, किंतु वर्तमान में विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी विकासरत है तथा क्रमिक रूप में प्रदेश में अपना स्थान बनाता जा रहा है। यहाँ के आर्थिक विकास का अनुमान कृषि, सिंचाई, पशुपालन, खनिज उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि से लगाया जा सकता है। इन सभी तथ्यों का विस्तृत विवेचन अगले अध्यायों में किया जा रहा है। यहाँ मात्र यह संकेत देना आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य की देश के विकास में अपनी भूमिका होती है और राजस्थान भी अपने सीमित साधनों से यह भूमिका निभा रहा है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। अतः क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से 2011 में राजस्थान का भारत में स्थान 8वां है। यद्यपि आंध्र प्रदेश के दो राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बनने से वर्तमान में 7वां स्थान हो गया। 2011 में राजस्थान में भारत की 5.66% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या वृद्धि की दर यहाँ भारतीय दर से अधिक है। 1971 से 1981 के दशक में यह 33% थी, जबकि भारत की 24.7%। इसी प्रकार 1981 से 91 के दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर 28.44% अंकित की गई, जबकि भारत में यह 23.85 रही। वर्ष 2001 में राजस्थान की दशाब्दी वृद्धि दर 28.33% अंकित की गई, जबकि भारत में यह दर 21.34 थी। इसी प्रकार 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% रही, जबकि भारत में यह 17.64% रही। इस दृष्टि से राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर भारतीय औसत से अधिक है, किंतु वर्ष 1981-91 के दशक से यह बहुत कम हुई। राजस्थान में वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा, जबकि भारत में ये संख्या 382 है, अर्थात राजस्थान में जनसंख्या विरल है। इसका प्रमुख कारण राज्य की भौगोलिक परिस्थितियाँ, विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्र का अधिक विस्तार, अरावली पर्वत श्रेणियों तथा प्रतिकूल जलवायु है। राजस्थान में 2001 में लिंगानुपात 921 रहा, जबकि भारत में 933 था। 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात 928 रहा, जबकि भारत में यह 940 है। साक्षरता के क्षेत्र में राजस्थान ने अभूतपूर्व प्रगति की है। वर्ष 1991 में भारत की साक्षरता प्रतिशत 52.19 की तुलना में राजस्थान में 38.55% थी, जो 2001 में 60.41% हो गई, और भारत का साक्षरता प्रतिशत इसी वर्ष में 64.84% रहा। भारत की तुलना में राजस्थान की साक्षरता का प्रतिशत नीचे है। 2001 में राजस्थान में पुरुष साक्षरता प्रतिशत 75.70 है, जो भारत के प्रतिशत 75.26 से अधिक है, जबकि महिला साक्षरता प्रतिशत 43.85 है, जबकि भारत में ये प्रतिशत 53.67 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत 66.1 रहा, जबकि भारत में यह 74.04% अंकित किया गया। राज्य में पुरुष साक्षरता 79.2 और महिला साक्षरता 52.1 अंकित की गई, जो भारतीय औसत से कम है। विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों, मरुस्थलता, पर्वतीय प्रदेश, अल्प वर्षा आदि के उपरांत भी राजस्थान कृषि उत्पादन में संलग्न है। राजस्थान में देश के कुल कृषिकृत क्षेत्र का 11.87% है। इस दृष्टि से राजस्थान का स्थान भारत में चौथा है। राजस्थान में कार्यशील जोत का औसत आकार 4.34 हेक्टेयर है, जबकि भारत में यह औसत मात्र 1.68 हेक्टेयर है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, किंतु भूमि की उत्पादन क्षमता कम है। राज्य में प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता 192 किलोग्राम है, जबकि पंजाब में यह 887 किलोग्राम, हरियाणा में 508 किलोग्राम,
हिमाचल प्रदेश में 251 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इसी दृष्टि से राजस्थान उत्पादन क्षमता में 7वें स्थान पर है। वर्तमान में राजस्थान कुछ कृषि उपजों के उत्पादन में भारत में महत्वपूर्ण है। देश में बाजरा, सरसों, अरंडी, इसबगोल एवं धनिया उत्पादन में प्रथम स्थान पर है तथा दालों के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुधन की विशेष महत्ता है। भारत के पशुधन का 10.7% राजस्थान में है। राज्य में 2003 की पशुगणना में जनसंख्या 4.91 करोड़ थी। 2007 की पशुगणना के अनुसार राज्य में पशुओं की कुल संख्या 5.77 करोड़ अंकित की गई, किंतु 2019 की पशुगणना में यह संख्या घटकर 5.68 करोड़ रही। राजस्थान का ऊन उत्पादन में भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ देश के कुल ऊन उत्पादन का लगभग 40% है। इसी प्रकार देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 11% राजस्थान में होता है। राजस्थान अपने विविध खनिज भंडारों के लिए जाना जाता है। राज्य में लगभग 46 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं तथा खनिजों की दृष्टि से भारत में इसका दूसरा स्थान है। राजस्थान घिया पत्थर, एस्बेस्टॉस, स्टेटाइट, फेल्सपार, खड़िया मिट्टी के उत्पादन भारत में प्रथम स्थान रखता है। अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में सीसा, जस्ता, अभ्रक, इमारती पत्थर, नमक, पन्ना, तांबा आदि के अतिरिक्त यहाँ आणविक खनिज जैसे बेरियम, यूरेनियम, लिथियम भी उपलब्ध हैं। पेट्रोल एवं गैस का उत्पादन राज्य में हो रहा है। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने जैसे खेतड़ी का तांबा संयंत्र, उदयपुर देवारी का जिंक समेल्टर, अजमेर का हिंदुस्तान मशीन टूल्स इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड वर्तमान में बंद। कोटा, सांबर स्टाइल्स आदि के अतिरिक्त सीमेंट, मशीनें, विद्युत यंत्र, कृषि उपकरण, बाल बियरिंग, रसायन, प्लास्टिक आदि के यहाँ महत्वपूर्ण उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान अपने कुटीर उद्योगों के लिए भी भारत में विशिष्ट स्थान रखता है। मूर्ति निर्माण, नक्काशी, आभूषण, लकड़ी का सामान, जूतियाँ, कपड़ों पर रंगाई छपाई, दस्तकारी आदि में यह अग्रणी है। इन उत्पादित पदार्थों को न केवल भारत अपितु विदेशों में भी मांग रहती है। राजस्थान में ऊर्जा के सीमित साधन हैं। मार्च 2024 में राजस्थान में कुल विद्युत अधिष्ठापित क्षमता 24,783.64 मेगावाट रही। इसमें आधी राज्य में और शेष पहाड़ से प्राप्त हुई। यहाँ प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत 231 किलोवाट है। राज्य में गोवा के विद्युतीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है और मार्च 2024 तक 43,965 गाँवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। जल विद्युत के अतिरिक्त आणविक विद्युत तथा तापीय विद्युत का भी राज्य में उत्पादन होता है। राज्य देश की विद्युत का 3.48% उत्पादन कर 12वें स्थान पर है। राज्य में सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा के विकास की अत्यधिक संभावना है, जिसके विकास से ऊर्जा की समस्या को एक समय तक दूर किया जा सकता है। राज्य में बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र में पेट्रोलियम एवं गैस का उत्पादन हो रहा है। राजस्थान में सड़क परिवहन के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। राज्य में 1950 से 51 में सड़कों की लंबाई 17,339 किलोमीटर थी, जो 1997 में, 2003 से 4 में, 2005 से 6 में, 2006 से 7 में, 2009 से 10 में, 2010 और 11 में, 11 से 12 में, 14 से 15 में, 15 से 16 में, 16 से 17 में, 17 से 18 में, 18 से 19 में। अब जो इसका करंट बताया गया है वैसे ही 2019-20 भी है और वैसे ही अब यहाँ पर हम अभी का हाल में पढ़ते हैं कि राज्य में 2023-24 में कुल सड़कों की लंबाई 3,01,810.86 किलोमीटर है। राज्य में सड़कों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है और 1,000 की जनसंख्या वाले अधिकांश गांवों को सड़क से जोड़ दिया गया है। राज्य में वर्ष 2022 में कुल रेल मार्ग की लंबाई 9,573 किलोमीटर थी। राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार सुविधाओं का निरंतर विकास हो रहा है। राज्य में पेयजल की कमी है और इसके लिए विशेष
पर्यटन किए जा रहे हैं। कृषि उत्पादों के विपणन हेतु कृषि मंडियों की स्थापना की गई है। इसमें 238 प्राथमिक मंडियां और लगभग 220 यार्ड हैं। इसी प्रकार राज्य अपने पर्यटन उद्योग के विकास में विशेष प्रयत्नशील है, क्योंकि राजस्थान के प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक स्थल विश्व भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके लिए हेरिटेज होटल्स के माध्यम से विदेशी पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें राजस्थान की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। वर्ष 2023 में यहाँ 17.90 लाख घरेलू तथा 17 लाख विदेशी पर्यटक आए। इसके पश्चात के 2 वर्षों में कोविड-19 के कारण पर्यटन पर विपरीत प्रभाव रहा। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान राज्य एक विशिष्ट प्रदेश है, जहां भौगोलिक विविधता, यहाँ के भूगोल ने इस प्रदेश के इतिहास को संजोया है तथा आर्थिक विकास को प्रभावित किया है। राजस्थान निर्माण के पश्चात राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और भविष्य में यह प्रगति और अधिक होगी। प्रस्तुत पुस्तक में राज्य के भौगोलिक एवं आर्थिक स्वरूप का संक्षिप्त विवेचन है, जिससे राज्य के न केवल वर्तमान स्वरूप को समझा जा सकता है, अपितु भविष्य हेतु नियोजन भी किया जा सकता है। अब हम राजस्थान भूगोल का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। भू आकृतिक स्वरूप, भूगर्भिक संरचना एवं उच्चावच, फिजियोग्राफी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड रिलीफ। राजस्थान का भू आकृतिक स्वरूप अर्थात भूगर्भिक संरचना एवं उच्चावच धरातल अत्यधिक विशिष्ट एवं विविधता से युक्त है। भूगर्भिक संरचना का संबंध जहाँ सेलों की संरचना एवं उद्भव से होता है, वहीं उच्चावच भूमि पर अवस्थित विविध भूरूप होते हैं। वास्तव में ये दोनों पृथक न होकर एक दूसरे से अंततः संबंधित होते हैं, अर्थात भूगर्भिक संरचना ही प्रदेश के उच्चावच के विकास का निर्धारण करती है। इसी कारण इन्हें सामूहिक रूप से भू आकृतिक अथवा भू आकारिक शब्द से संबोधित किया गया है। ये एक ऐसा प्राकृतिक तत्व है जो खनिज संपदा, मृदा उत्पादकता, जलवायु, वनस्पति को तो प्रभावित करता ही है, साथ में मानव के व्यवसाय तथा जनसंख्या वितरण को भी प्रभावित करता है। इनका विवरण प्रदेश के वर्तमान प्राकृतिक स्वरूप को समझने हेतु आवश्यक है। भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। राजस्थान राज्य की भूगर्भिक संरचना भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में विशिष्ट है, क्योंकि यहाँ एक और प्राचीनतम प्री कैम्ब्रियन युग के शैलों से युक्त अरावली पर्वतमाला है, तो दूसरी ओर अत्याधुनिक वायु दाब जमा की गई मृदा, अरावली की पर्वत श्रेणियों में प्राचीन ग्रेनाइट और नीस के शैल हैं तथा उसी के साथ साथ दहली और विंध्य समूहों के शैल। हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का ही भाग है, वहीं दूसरी ओर बनास, माही, चंबल के बेसिन हैं। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ आर्कियन तथा प्री कैम्ब्रियन युग की संरचना साथ साथ दृष्टिगत होती है। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना में भौमिकीय कालानुक्रम में परिवर्तन आए हैं, जो यहाँ की शैल संरचना से स्पष्ट होते हैं। यहाँ की भूगर्भिक संरचना का वर्णन क्रमशः आद्य महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, प्राद्यजीवी महाकल्प एवं नवजीवी महाकल्प भूगर्भिक युगों के रूप में किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि नवीनतम कल्प 10 लाख वर्ष पूर्व का है, जबकि आद्य महाकल्प 4250 से 45,000 लाख वर्ष प्राचीन है। प्रत्येक कल्प में निर्मित शैलखंड संरचना का संक्षेप विवरण राज्य की भूगर्भिक संरचना स्पष्ट करने हेतु प्रस्तुत है। राज्य की सामान्य भूसंरचना मानचित्र 2.1 में अंकित है। ये हम देख रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं यहाँ के उसके बारे में, एरिया के किस कल्प का है, किस काल का है, पर इसके अंदर क्लियर नहीं दिख रहा है इस बुक के अंदर, तो इसी मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं इसको नहीं समझा सकती। आद्य महाकल्प, इस महाकल्प को राजस्थान के संदर्भ में क्रमशः अरावली पूर्व एवं कैम्ब्रियन पूर्व में वर्णित किया जा सकता है। पहला है अरावली पूर्व। कैम्ब्रियन से पूर्व आद्य महाकल्प के शैल पूर्वोत्तर में दिल्ली के उत्तर से तथा दक्षिण पश्चिम में खंबात की खाड़ी तक अरावली
पर्वत के क्षेत्र के रूप में फैले हैं। इन पर्वतों का उत्थान पूर्व कैम्ब्रियन काल में ही हुआ था, लेकिन दहली समूह के निक्षेपण के पश्चात इनका पुनर्नवीकरण हुआ। अरावली पर्वतमाला के मध्य में विशाल समभिन्नति है और इस समभिन्नति में दहली और अरावली समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। समभिन्नति पूर्व में स्थित विशाल सीमा भ्रंश के समानांतर है और इस सीमा भ्रंश के कारण विंध्य समूह की सेल लगभग 1530 मीटर तक ऊपर उठाए हैं। A.M. हैरोन ने राजस्थान का विधिवत भूवैज्ञानिक अध्ययन किया है। यह विंध्य पूर्व अनुक्रम इस प्रकार है: मालानी संजाति के आग्नेय शैली, दहली महासमूह, रायली समूह, अरावली महासमूह, पट्टित बुंदेलखंड नीस, जटिल शैल संख और बुंदेलखंड नीस। बुंदेलखंड नीस के शैल दुष्यांश बैराज घाटी में चित्तौड़ और भीलवाड़ा के मध्य लगभग 110 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैले हैं। दक्षिण की ओर यह विंध्य समूह से ढका है तथा अन्यत्र इसके ऊपर पट्टित नीस है। वस्तुतः पट्टित नीस एवं बुंदेलखंड नीस का संबंध स्पष्ट नहीं है। बुंदेलखंड नीस में मध्यम आकार के क्रिस्टलों वाले अपपत्रित अपारिफेटिक गुलाबी ग्रेनाइट सम्मिलित हैं। ग्रेनाइट में उपस्थित बायोटाइट एवं हार्न प्लेड एपिडोट क्लोराइड एवं कैल्साइट में परिवर्तन पाए जाते हैं और इसमें क्वार्टजाइट सिस्ट एवं मृण्मय अपरासम पाए जाते हैं। पट्टित नीस का जटिल संघ मेवाड़ एवं अजमेर में सुविकसित है। जटिल संघ के अंतर्गत बायोटाइट नीस एवं ग्रेनाइट के एकांतरित पट्टियां तथा बायोटाइट एवं क्लोराइड सिस्ट हैं। उत्तरी मेवाड़ एवं अरावली में बायोटाइट ग्रेनाइट द्वारा अंतर्वेदित गार्गेनेट युक्त ग्रेनुलाइट तथा सिस्ट है। कुछ क्षेत्रों में इनके साहचर्य में क्रिस्टलीय चूना पत्थर पाया जाता है। अब है कैम्ब्रियन बोरो। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था आद्य महाकल्प के अंदर, उसके अंदर का पॉइंट जो था वो अरावली पूर्व है और उसके बाद जो खा पॉइंट है वो कैम्ब्रियन पूर्व है। इसके अंतर्गत अरावली एवं दहली महासमूह सम्मिलित हैं और इसके अंदर हमने कुछ चेंज पढ़ा है क्या, अरावली पूर्व और कैम्ब्रियन पूर्व में व्यक्त किया जा सकता है। और इसके अंदर था दिल्ली के उत्तर से और दक्षिण पश्चिम में खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर पट्टित नीस के ऊपर विषम विन्यस्त रूप में स्थित सेलों को अरावली महासमूह के अंतर्गत रखा गया है। इस महासमूह में मुख्यतः फाइलाइट्स एवं ग्रेवेक्स सेल तथा क्वार्टजाइट्स, डोलोमाइट्स, संगुटी काशम सेल वर्गीकृत है। क्वार्टजाइट्स मेटा वॉल्केनिक्स संगुटी कास्म एवं आर्कोस ग्रिट्स आधारीय शेल समूह बनाते हैं जो कि अरावली पूर्व के शेल समूह में पर स्थित है। ये कुछ स्थानों पर कार्बन युक्त हैं तथा उनमें डोलोमाइट एवं क्वार्टजाइट की पट्टियाँ भी पाई जाती हैं। डोलोमाइट शेल समूह जिनमें की मेटोलाइट पाए जाते हैं वह बहुधा फास्फेराइट के महत्वपूर्ण भंडार बनाते हैं। अरावली महासमूह का ऊपरी भाग जो कि फाइलाइट एवं क्वार्टजाइट शेल समूह से बना है वह काफ़ी मोटा वलन का निर्माण करता है। अरावली महासमूह के विभिन्न शेल समूहों की संरचना की भिन्नता के आधार पर इन्हें दो मुख्य समूहों फाडोल समूह एवं उदयपुर समूह में विभक्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट है दहली महासमूह। दहली महासमूह के सेल राजस्थान के काफ़ी बड़े भाग में विद्यमान है और इस महासमूह के सेल उत्तर पूर्व में दिल्ली से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात तक फैले हैं। अजमेर एवं पश्चिमी मेवाड़ में इस महासमूह के सेल अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों में बहुत सुंदर पर्वतों का निर्माण करते हैं। दहली महासमूह में रायलो, अलवर एवं अजबगढ़ सेल समूह सम्मिलित हैं। रायले समूह में मुख्यतः चूने का पत्थर, संगमरमर, क्वार्टजाइट्स एवं संगुटिकाश्म सेल समूह वर्गीकृत है। इस समूह के सेल मुख्यतः अरावली पूर्व बेंडेडेनाइट्स
कॉम्प्लेक्स सेलों पर विसंगत रूप से स्थित है। कुछ स्थानों पर इस समूह के चूनों के पत्थर एवं संगमरमर सीधे ही पुराने सेल समूहों पर स्थित पाए जाते हैं। रायले समूह को वर्तमान में देहली महासमूह के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि ये अरावली तत्व तथा देहली महासमूह के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं करते हैं। अलवर समूह के सेल अलवर के आसपास पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। उत्तरी भाग में इस समूह के सेल रायलो समूह के सेलों पर विसंगत रूप से विद्यमान हैं। इस समूह के आधारीय सेल उनके नीचे स्थित सेल समूहों के साथ निकट सादृश्यता प्रस्तुत करते हैं। अजबगढ़ समूह के आधारीय सेल समूह बायोटाइट सिस्ट हैं, जिनमें कि पेगमेटाइट एवं एपेलाइट एक आग्नेय सेल अंतर्वेदी है। कुछ स्थानों पर फाइलाइट एवं बायोटाइट का निश्चय सेल में क्रमबद्ध स्पष्ट रूप से विद्यमान है। क्लैक सिस्ट सेल, जो कि माइका सिस्ट सेलों के ऊपर स्थित है, वे पट्टी रूप में पाए जाते हैं और ये पट्टियाँ बायोटाइट एवं एक्टिनोलाइट खनिजों के डायोप्साइड एवं ट्रिमोलाइट खनिजों के रूपांतरण के कारण उत्पन्न हो जाती हैं। इन सेल समूहों में पेगमेटाइट एवं एपलाइट का अंतर्वेद सेल्स एवं डाइट्स के रूप में कई स्थानों पर दृष्टिगोचर होता है। पूर्वी जीवी महाकल्प हमने पहले पढ़ा था, अल्प महाकल्प, उसके अंदर 2 पॉइंट थे, अब पढ़ रहे हैं पूर्वी जीवी पुराजीवी महाकल्प का पॉइंट है। विंध्य महासमूह देहली एवं इसके समकालीन कडप्पा सेलों के निक्षेपण के पश्चात कुछ समय के लिए प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भू हलचल एवं अपर्दन की क्रिया चलती रही और एक अंतराल के पश्चात नए सेलों का निक्षेपण प्रारंभ हुआ, जो 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। और इस काल में प्रायद्वीपीय भारत में मुख्यतः 3 श्रेणियां थी। प्रमुख विंध्य श्रेणी विंध्यांचल एवं संलग्न क्षेत्रों में फैली थी। इस श्रेणी में निक्षेपित सेल बिहार में डेहरी आनसोन से लेकर होशंगाबाद तक, चित्तौड़, आगरा एवं ग्वालियर तक फैली हैं। दूसरी कडप्पा श्रेणी तथा तीसरी छत्तीसगढ़ में विकसित है। विंध्यांचल पर्वत में सुविकसित होने के कारण इन्हें विंध्य श्रेणी का नाम दिया गया है। राजस्थान में इस महासमूह के सेल मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में मुख्य विंध्य बेसिन में निच्छेदित हुए हैं। ये बेसिन उत्तर पूर्व के करौली एवं धौलपुर से लेकर दक्षिण पश्चिम में निम्बाहेड़ा एवं सुकेत तक फैली हुई है। पूर्वी राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में विंध्य महासमूह के सेलों की मोटाई लगभग 2400 मीटर तक है, जिनमें कि ऊपरी विंध्य महासमूह के सेल लगभग 1000 मीटर एवं भिन्न विंध्य महासमूह के सेल लगभग 1400 मीटर मोटे हैं। इस महासमूह के सेल अधिक्षेप द्वारा प्रभावित हैं। कुछ सीमा तक चंबल के संपाती लगभग 800 किलोमीटर लंबे प्रमुख सीमा भ्रंश के कारण ऊपरी सेल भंडेर सेल फलित अरावली सेलों के पार्श्व में आ गए हैं। पश्चिमी राजस्थान में विंध्य महासमूह के समकालीन सेलों का निच्छेदन 2 पृथक बेसिन में हुआ है, जिसे पारिक 1984 ने नागौर एवं बिरमानिया बेसिनों का नाम दिया है। इन बेसिनों में निच्छेदित सेल समूहों को मारवाड़ समूह के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। नागौर बेसिन जोधपुर से प्रारंभ होकर पश्चिम में पोखरण तक तथा उत्तर में बीकानेर गंगानगर तक विस्तृत है। इस बेसिन के सेल समूह मालानी आग्नेय सेलों में निच्छेदित हुए हैं। बिरमानिया बेसिन जैसलमेर के दक्षिण में और एक छोटा बेसिन है, जिसमें कि नागौर बेसिन के समकालीन ही सेल समूहों का अवसादन हुआ है। मारवाड़ महासमूह के समकालीन सेल समूह जो कि बिरमानिया बेसिन में निच्छेदित हुए हैं, उन्हें रंधा एवं बिरमानिया समूह में वर्गीकृत किया गया है। इन समूहों के सेल जैसलमेर जिले के दक्षिण भाग में बिरमानी के निकट छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में ही कहीं कहीं दृष्टिगोचर होते हैं। रंधा एवं बिरमानिया सेल समूह क्रमशः जोधपुर एवं बिलाड़ा सेल समूह के तुल्य में माने जाते हैं। बिरमानिया सेल समस्तर समहित वलन से प्रभावित है, जिनमें कि अक्षीय रेखा की स्ट्राइक उत्तर उत्तर पूर्व दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा में है। इनका डिप 35 डिग्री से 80 डिग्री तक है। ख पॉइंट है परमियन कार्बोनिफेरस। पहला बाप बोल्डर बेड। जोधपुर जिले के बाप गांव के आसपास गोलासम संस्तर तालचीर बोल्डर बेड के समकालीन माने जाते हैं और इन्हें हिमवाहित माना जाता है। बाप गोलासम
समस्तर के अंतर्गत गोलाकार एवं अर्धगोलाकार रूप के कोलाश्म, बटिया, गटिया आदि बहुतायत से पाए जाते हैं। ये खंड मुख्यतः मालानी, आग्नेय, शैल्य, विंध्य महासमूह एवं अरावली महासमूह के विभिन्न प्रकार के शैलों से निर्मित हैं। कुछ गोलाश्म खंडों पर स्पष्ट लकीरों के चिन्ह भी प्रस्तुत सुरक्षित हैं, जो कि हिमवाहित होने के कारण घर्षण द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है भादुरा बालुकाश्म। भादुरा बालुकाश्म जीवाश्म युक्त बालुकाश्म का निर्माण करते हैं, जो कि बाप एवं भादुरा के आसपास कुछ स्थानों पर विकसित हुए हैं और इन बालुकाश्मों का निर्माण सामुद्रिक अवस्था में हुआ है। ये मुख्य रूप से भादुरा के उत्तर पश्चिम से लेकर हरबंस तक फैले हुए हैं। इन्हें अंतर्गत मुख्यतः मध्यम एवं मोटे बालू के आकार बालुकाश्म भूरे तथा पीले रंग के लोहयुक्त बालुकाश्म, वृत्तकाएं एवं शैल इत्यादि पाए जाते हैं। अब है नवजीवी महाकाल्प। अल्प महाकाल पढ़ा था, फिर हमने पुराजीवी महाकाल पढ़ा है और हम नवजीवी महाकाल पढ़ रहे हैं। जीवाश्म अश्म विनाशायिक एवं हिमनदन की घटनाओं के आधार पर इस महाकाल को तृतीयक एवं चतुर्थक नाम 2 कल्प में विभक्त किया गया है। तृतीय कल्प जो होता है का पॉइंट है, तृतीय कल्प के कौशल समूह मुख्यतः नागौर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले में नरम बालुकाश्म, जीवाश्म युक्त चूने का पत्थर, बेंटोनिटिक मृदिकाएं, मुल्तानी मिट्टी एवं लिग्नाइट आदि के रूप में विद्यमान हैं। क्वार्टेन चतुर्थ कल्प। इस कल्प के अंतर्गत विकसित शैल समूह मुख्यतः भूभागों पर नदियां, नालों, हवा द्वारा एवं हिमवाहित संगुष्टिकाश्म, जलोढ़क एवं बालू रेत का निर्माण करते हैं। इस कल्प के शैल समूह शैलों के निच्छेदन अवधि की जलवायु को भी दर्शाते हैं। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान की भू संरचना अत्यधिक जटिल है और इसके फलस्वरूप यहाँ विभिन्न शैल समूहों का विस्तार हुआ है, जो भीलवाड़ा सुपर समूह, अरावली सिस्टम, दहली सुपर समूह, विंध्य श्रेणु एवं पलानी श्रेणी। इनका अति संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत है। भीलवाड़ा सुपर समूह है, इसके अंतर्गत बुंदेलखंड नीस, पट्टित नीस सम्मिश्रण सम्मिलित है। ये प्राचीनतम शैलों में है तथा पूर्वी राजस्थान से लगभग 610 किलोमीटर की लंबाई और 210 किलोमीटर की चौड़ाई में उत्तर से दक्षिण तक फैला है। इसमें ग्रेनाइट की प्रधानता है, जो विविध रंगों में उपलब्ध है। इसी प्रकार नीस एवं एक परिवर्तित शैल है, जो प्राचीन आर्कियन युग से संबंधित है। इसका विस्तार उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों के अतिरिक्त दक्षिण दिशा में है। ये शैल शुद्ध रूप से ना होकर मिश्रित समूह में मिलती हैं। दूसरा पॉइंट है अरावली सिस्टम। इसमें कायांतरित प्राचीन शैलों से युक्त है, जिसमें प्रश्मय शैली की प्रधानता है। इसके अंतर्गत क्वार्टजाइट, ग्रिट्स, फाइलाइट्स, लाइमस्टोन, मिश्रित नाइस प्रमुखता से है। अलवर, अजमेर, उदयपुर में शिष्ट मिश्रित नीस तथा चूना पत्थर तथा सवाई माधोपुर क्षेत्र में बलुआ पत्थर भी अरावली सिस्टम से ही संबंधित है। दहली सुपर समूह। इसके अंतर्गत रायलो समूह, अलवर समूह और अजबगढ़ समूह में प्रधानता कैल्साइट, क्वार्टजाइट, ग्रिट और शिष्ट की है। चौथा पॉइंट है विंध्य श्रेणी। इसके अंतर्गत बलुआ पत्थर, चूना पत्थर शैल की प्रधानता है। इस प्रकार की शैली का विस्तार पश्चिमी राजस्थान में है। लावा उद्भूत ग्रेनाइट जालोर, छिवाना, मोकालसर और जोधपुर में देखा जा सकता है। पूर्वी राजस्थान तथा दक्षिणी पूर्वी मेवाड़ में विंध्य शैल रचना भली भांति विकसित हुई। करौली, धौलपुर, निम्बा हेड़ा, सुकेत, सवाई माधोपुर, बूंदी क्षेत्रों में उपलब्ध शैल इसी श्रेणी के हैं। मलानी श्रेणी। इसकी चट्टानें रायोलाइटिक लावा समूह से बनी हैं, जो अरावली सिस्ट पर टिकी हुई है। इन सभी आग्नेय समूह की चट्टानों के जमावों को जोधपुर के निकट एक स्थान के नाम के आधार पर मनाली श्रेणी कहा जाता है। मनाली श्रेणी। जालोर ग्रेनाइट, सिवाना और एनीपुरा ग्रेनाइट इसी से संबंधित है। राजस्थान की भूगर्भ संरचना के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल का उद्भव एवं विस्तार है। यद्यपि इसके संबंध में मतों में
विविधता है, किंतु सामान्यतः ये स्वीकारा जाता है कि जुरासिक काल में पश्चिमी राजस्थान के एक विस्तृत भाग पर समुद्र था, जिसका क्रमिक रूप से दक्षिण पश्चिमी दिशा में खिसकते जाना है। जुरासिक, क्रिटेशियस एवं इओशियन कालों में यहाँ समुद्र रहा था और इसके प्रमाण यहाँ प्राप्त जीवाश्मों से पुष्ट होते हैं, और इनके खिसकने तब प्लेस्टोसीन काल में मनुष्य के प्रादुर्भाव एवं उसकी कृतियों से इस भाग में मरुस्थलीय दशाओं का विस्तार होता गया, जो कालांतर में मरुस्थल में परिवर्तित हो गया। उत्तरी राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में घग्गर का सूखा तल है, जो प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष है। इसके अतिरिक्त राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग से विशाल सीमा भ्रंश गुजरता है, और यह भ्रंश चित्तौड़ के बेंगू और उत्तरी कोटा में स्पष्टतः दृष्टिगत होता है तथा पुणे, सवाई माधोपुर और धौलपुर में इसे देखा जा सकता है। संक्षेप में राजस्थान प्रदेश की भूगर्भीय संरचना अत्यधिक जटिल एवं विविधतापूर्ण है। यह विविधता यहाँ की खनिज संपदा की उपलब्धता का आधार है। तो इस थोड़ा सा आज ही जो चैप्टर है जो हमने स्टार्ट किया है वो थोड़ा सा बोरिंग है ना। तो अगर हमें पॉइंट देखने हो तो हम ऊपरी तौर पे देख सकते हैं ताकि हमें इसे याद रहे। तो जो शुरू किया था जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का, है ना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर शुरू किया। इसके अंदर हमने फिर इसमें एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि इसको जो पढ़ने का माफ़ी चाहूँगी, मैं आगे बता दूँगी इसका, है ना। भूगर्भीय संरचना है, उसके अंदर आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन युग की संरचना का बताया गया है, और इसी के अंदर हमने ये भी पढ़ा है कि इसके अंदर आद्य महाकल्प आते हैं, पुरा वाला आता है, और फिर उसके बाद नवीन वाला था, है ना। तो आद्य महाकल्प के अंदर अरावली पूर्व है और एक है कैम्ब्रियन पूर्व है, और कैम्ब्रियन पूर्व के अंदर अरावली महासमूह आता है और दहली महासमूह आता है। तो ये पॉइंट ख़त्म हो गया। और उसके बाद यहाँ पर है पुराजीवी महाकल्प है, जिसके अंदर हम विंध्य महासमूह पढ़ेंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे पर्मियन कार्बोनीफेरस। तो पर्मियन जो कार्बोनीफेरस है उसके अंदर हम पाप, बोल्टर बेड, भादुरा बालूकास्म, ये 2 पॉइंट हमने पढ़े हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है नवजीवी महाकल्प है। तो इसके अंदर 2 हमने पढ़े, तृतीयक और चतुर्थ नाम के 2 कल्प के आधार पर इसमें विभक्त किया गया है। तो तृतीयक में क्या था, तृतीयक में वही है कि इसमें सेल समूह मिले हैं, उसके अंदर एरिया बताए गए कौन कौन से ज़िले में हैं, और जैसे कि इसमें चूने का पत्थर, मुल्तानी मिट्टी, लिग्नाइट आदि के बालूकास्म ये सब मिले हैं। क्वारंटाइन चतुर्थ काल्प जो है उसके अंदर जो उसकी अवधि है, मतलब कहते हैं कि वो जलवायु के द्वारा चेंज होती गई। इसके अंदर भीलवाड़ा सुपर समूह है, अरावली सिस्टम है, दहली सुपर समूह है, विंध्य श्रेणी और मलानी श्रेणी। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया है।